नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विज मास्टर बाई एग्जामपुर पर। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। ख्याल है आप सभी के, होप सो सभी फर्स्ट क्लास, सभी एकदम जबरदस्त होंगे। आज का सेशन बहुत शानदार रहेगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपकी इसी सीरीज जो आपकी चल रही है, इसी में आगे हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ में। तो आप सभी का वार्म वेलकम, आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित कुमार आपका दोबारा फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और दो लाइनें भी आपको बोलूंगा इस टाइम पे कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। फटाफट से इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा। पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है, ये आपसे पूछा गया है। हाँ जी, बताएं फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर होगा। जय हिंद ऑल ऑफ यू गाइस, क्या हाल है आप सभी के, फटाफट से एक बार बताओ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है। करेक्ट आंसर की बात करें, आंसर हो जाएगा नर्तकी नटराज। ये पहली ट्रांसजेंडर पुरुष हैं, महिला हैं, ये पहले ट्रांसजेंडर हैं जिनको भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान मिला है। ये एलजीबीटीक्यू जो पूरा समुदाय है, एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय है, उस समुदाय से पहले ये हैं नटराज जी जिनको ये सम्मान जो है वो दिया गया है। भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, ये आप याद रखिएगा। ये इनको दिया गया है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। अगर मैं बात करूं तो फोटो पे आप नटराज जी को देख पा रहे होंगे। अगला सवाल, मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहां पर है। मुदुमलाई नेशनल पार्क कहां पर है। मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क पूछा जाए, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाए, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व पूछा जाए, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बताएं। तो यहां पे अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए भाई साहब तमिलनाडु तो सर हमको पता है लेकिन उसके आगे डिस्ट्रिक्ट का कोई अता पता नहीं है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है कहां पर है। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है, नेल्लोर जिले में है, तमिलनाडु के अंदर। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे आप सभी। हाँ जी, क्लियर। हाँ जी, क्लियर, क्लियर है सभी को, सभी को शानदार, एकदम जबरदस्त, सभी को क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए मुदुमलाई नेशनल पार्क कहां पर है, मुदुमलाई नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है। अब इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर और कौन कौन से जो है नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, वो लिख लेंगे फटाफट से। सबसे पहला लिखेंगे आप सभी गिंडी नेशनल पार्क, ठीक है। तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को लिखना है, एक आपको यहां से याद रखना है। दूसरा आपका जो यहां से इंपॉर्टेंट बनेगा वो है इंदिरा गांधी। कौन सा है मेरे दोस्त, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहां पे बात करूं, तीसरा आपको जो याद रखना है मेरे भाई वो है मुकुर्ती। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। बताओ मुकुर्ती कहां पर है, मुकुर्ती नेशनल पार्क कहां पर है, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त तमिलनाडु में। आपसे पूछ लिया जाए बताओ तमिलनाडु भारत के किस हिस्से में स्थित है, तो तमिलनाडु भारत के दक्षिणी भाग में है। कहां पर है, दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है, दक्षिणी राज्य है। क्लियर है। अगला सवाल देखो, कह रहा कि K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, और गॉडविन ऑस्टिन पर्वत की ऊंचाई कितनी है, K2 पर्वत की ऊंचाई कितनी है, फटाफट से बताएंगे सभी, सभी फटाफट से इसका आंसर बताओ। और एक बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके आ जाओ अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो। हाँ जी, शानदार, बताओ फटाफट से इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 8611 मीटर है।
अगर भारत में पूछा जाए कि बताओ भारत की सबसे ऊंची चोटी, आंसर होना चाहिए K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो K2 आपको याद रखना है, या फिर गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करेगा तो 8611 मीटर ऊंचाई याद रखनी है। पूछा जाए कहां पर स्थित है, POK में है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, यह आपको याद रखना है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सेकेंड हाईएस्ट पीक अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? आपकी कंचनजंगा हो जाएगी। कंचनजंगा आपका करेक्ट आंसर होगा। कंचनजंगा आप लिखेंगे। कंचनजंगा कहां पर स्थित है? तो कंचनजंगा आपकी सिक्किम में है। कहां पर है मेरे दोस्त? सिक्किम में है। कंचनजंगा की ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो 8586 मीटर ऊंचा है। क्या आपका? कंचनजंगा। कंचनजंगा क्लियर है मेरे दोस्त? एक एक चीज लिखते चले जाना। अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे और लिखेंगे आप सभी फटाफट से। अगला लिखेंगे, अगर थर्ड पूछ ली जाए तीसरी, तो तीसरी कौन सी है? आपकी नंदा देवी है। नंदा देवी, नंदा देवी हाईएस्ट पीक है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। कहां पर है नंदा देवी? नंदा देवी उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली जाए कि बताओ नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, तो नंदा देवी की ऊंचाई याद रखना भाई 7000, कितनी? 7816, 7816 मीटर ऊंची है नंदा देवी चोटी, ये आपको याद रखना है। टोटल आपकी 3 चोटियां हो गई। कौन कौन सी 3 चोटी हो गई आपकी? एक हो गई नंदा देवी, एक हो गई आपकी थर्ड हाईएस्ट पीक है ये इन भारत के अंदर, तीसरी सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची कंचनजंगा, तीसरी, और अगर आपसे पहली पूछी जाए तो K2 हो जाएगी। अगर दुनिया में पूछ ली जाए, अगर यही चीज आपसे वर्ल्ड में पूछी जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आप सब जानते हैं कौन सी? आपकी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई याद रखनी है, मैं ऊंचाई के साथ बता रहा हूं आपको। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में है। नेपाल में है। ऊंचाई कितनी है? अगर ऊंचाई आपसे पूछ ली जाए कि बताओ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8849, 8848.88 या फिर 49 भी कर सकते हैं आप। 8849 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। दुनिया में ये, इसके बाद में कौन सी है? इसके बाद में K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। इसके बाद में K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। और तीसरी कौन सी है? तो तीसरी आपको याद रखनी है कंचनजंगा है। कंचनजंगा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर K2 की ऊंचाई की बात करेगा तो K2 की ऊंचाई 8611 मीटर ऊंची है। कंचनजंगा कितनी ऊंची है? तो 8586 मीटर ऊंची है। नंदा देवी 7816, और अगर आपसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी जाए 8848.88 मीटर ऊंचाई है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताओ भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई? भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1978 में की गई थी। अगर इसके आपको संस्थापक पूछे जाते हैं कि इसके फाउंडर का नाम बताओ, इसके संस्थापक का नाम बताओ, तो कांसीराम जी आपको याद रखने हैं। कौन थे? कांसीराम जी थे। किसके संस्थापक? आपके पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ के संस्थापक कांसीराम जी थे, और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का एक उदाहरण है? सबसे ज्यादा विस्फोटक है कौन सा एक उदाहरण है? ये आपसे पूछा है। कौन सा एक उदाहरण है मेरे दोस्त? फटाफट से इसका आंसर बताओ। आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का एक उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर की बात की जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलडेरा। करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कुंड ज्वालामुखी। कौन सा? कॉलडेरा यानी कि
कुंड ज्वालामुखी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले यार एक बार मिलके सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ में कर सकते हैं, जितना सेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, जितना आप अपने इस भाई को सपोर्ट कर सकते हैं सेशन को लाइक और शेयर करके, उतना लाइक और शेयर करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सा चोल शासक था, वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से जाना जाता था, जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा चोल शासक था, उसका कार्यकाल क्या था, और वह कौन सा चोल शासक था? ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां पे अगर हम बात करें, राजेंद्र चोल प्रथम इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा राजेंद्र चोल प्रथम। अगर इसके कार्यकाल की बात की जाए तो 10,012 ईस्वी से 10,044 ईस्वी तक, ठीक है। इसका कार्यकाल क्या था? 10,012 ईस्वी से 10,044 ईस्वी तक। जो राजेंद्र प्रथम था वो आपको याद रखना है कि चोल वंश का सबसे महान शासक था। चोल वंश का सबसे महान शासक कौन था आपसे पूछा जाए तो राजेंद्र प्रथम आपको याद रखना है। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व की बात की जा रही है, पूर्व में भारत की सीमा, ध्यान से देखो मैप को, डायरेक्शन ध्यान से देखेंगे। ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। अब कह रहा है आपसे बताओ पूर्व में किस किस से लगती है? पूर्व की बात की जा रही है, पूरब में आपसे पूछ रहा है कि पूरब में सीमा किस किस से लगती है। तो एक एक करके हम इसको देखेंगे। भूटान और अफगानिस्तान, भूटान और अफगानिस्तान की बात की जाएगी। अफगानिस्तान तो इधर है आपका, अफगानिस्तान तो इधर है पाकिस्तान के ऊपर। ये तो किधर जाएगा? ये जाएगा उत्तर पश्चिमी हिस्से में अफगानिस्तान। तो भाई साहब भूटान बिल्कुल अलग डायरेक्शन में, अफगानिस्तान बिल्कुल अलग डायरेक्शन में। ये सवाल, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा, चीन और नेपाल और भूटान, तो चीन, नेपाल और भूटान की बात करेगा तो चीन, नेपाल और भूटान जो है ये भारत के पूर्वोत्तर में है, ये भारत के पूर्वोत्तर में है, तो ये भी सही नहीं है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करेगा तो ये उत्तर पूर्व में है, ये भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, म्यांमार और बांग्लादेश। एक बार मैप में देखेंगे, एक बार मैप में देखेंगे आप सभी ध्यान से, मैप की तरफ ध्यान से देखेंगे सभी लोग। तो मैप में अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं आपको मैप में बना के दिखाता हूं, यह आप भारत का नक्शा देख रहे होंगे, ये पूरा भारत का मैप है। ये पूरा जो आप नक्शा देख पा रहे हैं ये किसका है? भारत का है। आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो अभी क्लियर दिखने लग जाएगा। तो मैं किस हिस्से की बात कर रहा हूं, तो वो हिस्सा भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा, उसको भी समझेंगे। साथ ही साथ में कुछ और पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट बनेंगे, वो भी मैं आप सभी के साथ में यहां पे डिस्कस कर लूंगा। अब ध्यान से देखना, मैंने यहां पे बनाया था ये करके, ये तो अगर आपसे पूछा गया, ये तो आपका उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो पूरब की बात कर रहे हैं यानी कि बांग्लादेश और म्यांमार। तो बांग्लादेश का हिस्सा उधर है और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये नीचे तक यहां तक जाएगा, फिर उसके बाद में ये हिस्सा म्यांमार का हो गया और इधर ये वाला हिस्सा जो है ये बांग्लादेश का हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ नेपाल, तो नेपाल तो इधर चला जाएगा ना मेरे भाई, नेपाल किधर जाएगा? पूर्वोत्तर में जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। यहां पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात कर रहा था, ये तो क्या हो गया? ये तो आपका दक्षिण पश्चिमी हो गया, उत्तर पश्चिमी हो गया, पश्चिमी उत्तर हो गया ना, उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और पश्चिमी, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगला है, सत्रिय भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिय की बात की जा रही है। सत्रिय भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? बताएं फटाफट से इसका आंसर। डेली क्लास मेरी 7 बजे होती है, शाम 7 बजे। करेक्ट, फटाफट से इसका आंसर बताओ। सत्रिय भारत के किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम का है, असम का है। असम से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपको याद रखना है जो, वो है एक तो बोड़ो। बोड़ो क्या है? यहाँ की, बोड़ो यहाँ की जनजाति है,
और बागुरुम्बा, बागुरुम्बा जो है वो यहां का लोक नृत्य है और वो किसके द्वारा किया जाता है? बोडो जनजाति के द्वारा। आजकल जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है कि बताओ बागुरुम्बा किससे संबंधित है या फिर बोडो किससे संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे करके पूछे जा रहे हैं आजकल आपसे स्टैटिक के अंदर। तो ये आपको याद रखना है कि बोडो पूछा जाता है तो बागुरुम्बा से संबंधित है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा, याद रखना, याद रखना। इसके अलावा मैंने कई बार बता दिया आपको, असम पूछा जाए भारत के किस हिस्से में है? पूर्वोत्तर राज्य है। यहां पे सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन असम में होता है, सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा आगे किस में है, तो ये आपके मुखौटे बनते हैं, खिलौने बनते हैं, इन सब में भी सबसे आगे असम ही। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ असम जो है इसको क्या कहते हैं, तो ये आपका, या फिर पूछ लिया जाता है नॉर्मली कि बताओ पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार असम को ही कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से कौन से राज्य में बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत से होता है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। तो ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। और माजुली द्वीप कहां पर बनता है? नदी पर बनने वाला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। कहां बनता है? असम में। और इसके अलावा आपको याद रखना है, सबसे छोटा द्वीप पूछ लिया जाए ओमानंदा द्वीप हो जाएगा। कहां पर है? असम में है, असम में है। ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगर ऐसी क्लास रोज करना चाहते हो, ऐसे धमाकेदार क्लास करना चाहते हो, तो अपने इस भाई को सपोर्ट करो, कसम से आग लगा देंगे, मजा आ जाएगा। यहां से सिलेक्शन लेकर ही भेजूंगा, यहां से सिलेक्शन देकर ही भेजूंगा आप सबको, ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। अगला सवाल देखो, भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? फटाफट से बताओ इसका आंसर। हाँ जी, फटाफट से बताओ। तो यहां पे अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। बड़दम महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो, एक के बाद एक जबरदस्त क्वेश्चन है। नवंबर 2016 में जारी किए गए किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है? नवंबर 2016 में जारी किए गए किस 2000 मतलब किस के नोट पे? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला भाई। हाँ, सुना तो नहीं ना आपने? मैंने कुछ नहीं बोला यार, सुना तो नहीं ना? सही सही बोलना। हाँ बताओ फटाफट से इसका आंसर बताओ। आप कह दो कि गुरुजी हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम तो कहां से नोट निकाल के देके। हाँ ये देखो, ये 2000 सुन के इन्होंने 2000 लिखना शुरू कर दिया एकदम से। सही है। चलो अब 2000 का नोट निकाल के देख लो। अब कहोगे कि सर हमारे पास तो 2000 का नोट ही नहीं है, हम क्या करें? तो 2000 का नोट नहीं है, उसके लिए मेहनत करो तब जाके नोट आएगा। है ऐसे थोड़ी आ जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो तो करेक्ट आंसर इसका 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब बता दो इसका कलर और बता दो मुझे। अगर कलर बताओगे तो 2000 का नोट मैं आपको दूंगा। इसका कलर बता दो मुझे, 2000 का नोट दे दूंगा मैं आपको। अभी दिखा दूंगा यहीं पे 2000 का नोट दिखा दूंगा मैं। कलर बताओ 2000 के नोट का क्या है? कलर बताओ 2000 के नोट का क्या है? बताओ फटाफट से। हाँ मैं पता था, मैं जानता था, मैं जानता था, मुझको पता था। पिंक, गुलाबी, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। हाँ बस वही गुलाबी ध्यान रहता, शराबी ये दिल हो गया, वही वही बस बस वही गुलाबी याद रहता है। पिंकी, पिंक कलर।
हाँ, पीडीएफ आपको क्विज मास्टर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ऑफिशियल को जाके ज्वाइन करना, ऑफिशियल लिखा होगा आगे, 9000 से ज्यादा उस पे सब्सक्राइबर हैं भाई साहब। पिंक नहीं है इसका, ठीक है। कौन सा कलर है 2000 के नोट का? 2000 के नोट का कलर पूछा जाए, मजेंटा कलर है, मजेंटा कलर है, ठीक है। कौन सा? मजेंटा। अगला सवाल देखो, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह जो गोल्ड कप है किस खेल से संबंधित है, यह आपसे पूछा गया है। किस खेल से संबंधित है? हाँ जी, बताओ फटाफट से, फटाफट से इसका आंसर बताओ, क्या हो जाएगा? आंसर बताएंगे, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर पोलो नहीं होगा, क्रिकेट नहीं होगा, तो फिर फुटबॉल सर नहीं होगा, हॉकी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका? बी करेक्ट आंसर होगा, हॉकी। बी करेक्ट आंसर होगा, हॉकी। डेली शाम 7 बजे, रोज शाम 7 बजे लाइव आओ और क्लास लेकर जाओ, बढ़िया जबरदस्त नंबर भी आएंगे, बढ़िया जबरदस्त नॉलेज भी मिलेगी और फुल एंजॉय करेंगे सेशन को। टाइम पता नहीं चलेगा कब हो गया। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पहली बार संविधान सभा की मांग किसके द्वारा उठाई गई थी? संविधान सभा भंग कब की गई थी? संविधान सभा गठित कब की गई थी? और संविधान सभा बनाने का अंतिम निर्णय किसने लिया था? ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या आपको आंसर पता है? क्या आपको आंसर पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है थोड़ी देर वेट करो, तब तक सेशन को शेयर कर दो। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 1946, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ संविधान सभा कब गठित की गई थी? 1946 में की गई थी। संविधान सभा की मांग कब उठाई गई थी और किसके द्वारा उठाई गई थी? तो संविधान सभा की मांग 1938 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा उठाई गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की मांग कब उठाई गई थी, तो सॉरी 1895 में, 1938 में नहीं, 1938 में तो संविधान सभा के लिए वो किया गया था, 1895 में। और 1938 में क्या हुआ था? अंतिम निर्णय लिया गया था, अंतिम निर्णय लिया गया था संविधान सभा को गठित करने का। किसके द्वारा लिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा की मांग कब उठाई गई थी 1895 में, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। 1938 में अंतिम निर्णय लिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कि संविधान सभा गठित की जाएगी। संविधान सभा 1946 में गठित की गई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाए कि अध्यक्ष कौन है थे संविधान सभा के, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा जो आपको यहां से याद रखना है, वो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ संविधान सभा भंग कब की गई थी? तो संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को भंग की गई थी। संविधान सभा भंग कब की गई थी? 24 जनवरी 1950 को यह भंग की गई थी। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि बताओ संविधान कब अपनाया गया था? तो संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब किया गया था? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये सब आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आप सभी कह रहा है कि निम्नलिखित कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का है? यह कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का है? कथन बहुत अच्छा है, इसलिए लेके आया हूं इस सवाल को। और हां, मैं आपको बता दूं, आज उनका बर्थडे भी है, आज उनका बर्थडे भी है। उसी महान
व्यक्तित्व का आज जन्मदिन भी है, आज जन्म दिवस है। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताओ फटाफट से इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने बोला था कि अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए, क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से कई ज्यादा लोग आपको यह कहने के लिए बैठे हुए हैं कि पहली जीत तो महज एक लाइफ का हिस्सा थी, एक जिंदगी का हिस्सा थी। ठीक है, हाँ। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कि 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? किस गवर्नर जनरल ने किया था? की हाल है तुहाडे? आज तो तुसी पूछा ही नहीं। हाँ जी, रेगुलर स्टूडेंट कौन कौन है यहां पे बताओ फटाफट से। शानदार। और यार सेशन को लाइक और शेयर करो दबा के, सभी लोग, सभी सेशन को लाइक और शेयर करो। जितने भी खजूर लाइव है यहां पे, जितने भी खजूर लाइव है, सभी सेशन को लाइक और शेयर करो। हाँ जी, बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंटिक, करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड बेंटिक, करेक्ट आंसर होगा। सती प्रथा में क्या किया जाता था? सती प्रथा में क्या होता था कि जो महिलाएं अपनी मर्जी से, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हुआ करती थी उस टाइम पे कि अपनी मर्जी से अपना आत्मदाह अपने पति के साथ में, अगर उसके पति की मृत्यु हो गई, उसके पति का स्वर्गवास हो जाता था, तो वो अपने शरीर का आत्मदाह कर देती थी। कहती थी अब इसके बाद हमें नहीं जीना, इसके बाद हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, हमें जिंदा नहीं रहना। लेकिन वहीं पर कुछ महिलाएं अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, कुछ महिलाएं अपने सपने पूरा करना चाहती थी, लेकिन लोग उनको नहीं जीने देते थे, जबरदस्ती बैठा दिया करते थे उस जलती चिता के पास। ठीक है, चलो कोई गल नहीं, चलो क्लियर। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली से में निर्मित है? इसके बाद में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तैयार रहना। एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का भी एक से एक जबरदस्त सवाल है। बताओ फटाफट से। तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, दशावतार मंदिर, जो दशावतार मंदिर था वो आपको याद रखना है। दशावतार मंदिर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे, अगला क्वेश्चन कि जूनियर विंबलडन के बॉयज सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे? जूनियर विंबलडन के बॉयज खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे? तो पहले एशियाई खिलाड़ी की बात की जाएगी। करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएं, फटाफट से बताओ इसका आंसर, फटाफट फटाफट। और शेयर और करोगे यार सेशन को, लाइक और शेयर करो दबा के, एकदम सभी दबा के लाइक और शेयर करो। हाँ जी, तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि रामनाथन कृष्णन। रामनाथन कृष्णन करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? रामनाथन कृष्णन। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा झरना आपसे पूछा जाए कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना आपसे पूछा जा रहा है, बताएं फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा झरना। हाँ जी, शानदार। यार एक बार सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करो यार, क्या कर रहे हो? विश्व के सबसे ऊंचे झरने की बात की जाएगी, एंजल जलप्रपात, एंजल फॉल्स, एंजल झरना करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा एंजल झरना, ए करेक्ट आंसर होगा एंजल झरना। ठीक है, एंजल झरना करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा है कि तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि कौन सी नदी है
वह कौन सी नदी है जो तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है, असम जाती है, फिर बांग्लादेश जाती है और बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है? कौन सी नदी है? बच्चों वाला सवाल है, इसका आंसर क्या होगा? और सेशन को यार लाइक और शेयर, हाँ लाइक और शेयर करना है सभी ने दबा के सेशन को एकदम बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार। तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। अब बहुत सारी चीजें यहां से बनेंगी, अब एक बार सुन लेते हैं हम, सारी चीजें ध्यान से सुनना, कॉपी पेन हो तो लिख लेना, नोट कर लेना सभी। अगर आपसे पूछा जाए कि इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो आपसे दो नाम, आपको तीन नाम दिए जा सकते हैं। पहला नाम सांगपो, इसको जब तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है, चाइना से, वहां पे इसको सांगपो कहा जाता है। दूसरा नाम, जब यह अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है तो इसको दिबांग बोला जाता है, दिहांग दिबांग बोला जाता है। इसके बाद में तीसरा, यह ब्रह्मपुत्र नदी है, असम में बोला जाता है। जब ये आपकी उसमें जाती है, जब आपकी बांग्लादेश में जाती है, वहां पे इसको जमुना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। तो ये तीन नाम आपको इसके याद रखने हैं, ठीक है? हाँ, गुड, वेल डन। अब आ जाओ, अब आ जाओ इसके अलावा, अब एक बार मैप में देखेंगे। आपको मैप क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो एक बार थोड़ी देर वेट करो, बस 1 मिनट, थोड़ी देर वेट करो। चलो अभी दिखेगा आपको, अभी दिखेगा। हाँ हाँ, गेट बंद करो। चलो, जब मैं काला होऊंगा तब दिखेगा आपको, तब तक नहीं दिखेगा। क्विज मास्टर माइक ऑन। हो गया? चलो अभी दिखाई दिया? गेट बंद, गेट बंद। अभी क्लियर है सभी को? अभी तो क्लियर है ना सबको? हाँ, अब क्लियर है। अब देखो एक बार, अब यहां से इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है तिब्बत से, चाइना से, यहां से ये इसका उद्गम हो रहा है, यहां से उद्गम होके अरुणाचल प्रदेश से, यहां से अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहां से ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, ये इसको दिहांग दिबांग बोला जाता है। इसके बाद में यहां जाएगी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र, फिर यहां पे इसको जमुना बोला जाता है। तो लिखो फटाफट से, इसको यहां क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं, सांगपो बोला जाता है। इसके बाद में यहां इसको दिहांग दिबांग बोला जाता है। यहां ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यहां पे ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको यहां पर जमुना बोला जाता है, ठीक है? इसको यहां जमुना बोला जाता है। अब अगर आपसे इसके अलावा पूछा जा सकता है कि बताओ नदी पर बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नदी पर बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। कौन सा है? माजुली द्वीप। लगभग इसी जगह पे ये माजुली द्वीप बनाता है। नदी पर बनने वाला सबसे बड़ा द्वीप, आइलैंड अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन सा है? माजुली द्वीप है। कहां पर बनता है? असम में। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ नदी पर बनने वाला सबसे छोटा द्वीप कहां बनता है? असम में बनता है। कौन सा है? उमानंदा है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसके अलावा अब आपसे पूछा जा सकता है बताओ द्वीप क्या होते हैं? सर द्वीप तो पता ही नहीं, आप तो ऐसे ही चिल्लाए जा रहे हो। द्वीप वो होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हो। कोई भी आकार हो सकता है उसका, जरूरी नहीं है किसी भी शेप में हो सकता है। ये द्वीप है, ये पानी से घिरा हुआ है, ये द्वीप है।
कोई जरूरी नहीं है किस आकार में है। जलेबी खा क्या रहा था? ठीक है, तो ये जो पानी से घिरा होता है चारों तरफ से, उसको द्वीप कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ महाद्वीप किसको कहते हैं, तो द्वीप का बड़ा हिस्सा ही महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा? एशिया, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो ये सब आपको याद रखने हैं, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे चलो, अगला सवाल देखो और इसका आंसर बताओ फटाफट। भारत में कौन सा अभ्यारण्य लुप्तप्राय एस्टुरिन क्रोकोडाइल मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा प्रसिद्ध है मगरमच्छ संरक्षण के लिए? फटाफट से बताओ इसका आंसर। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन जगह से पानी से घिरा होता है, 3 हिस्से जिसके पानी से घिरे हुए होते हैं। प्रायद्वीप देखो, इसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। ये इधर से पानी से घिरा हुआ है, इधर से पानी से, इधर से पानी से, तो इसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलेंगे। इधर ये भूमि से है, तो जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोला जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भीतरकनिका करेक्ट आंसर होगा। भीतरकनिका करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहां पर है? उड़ीसा में है भीतरकनिका, आपको याद रखना है। अगला देखो सवाल, मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? बताओ फटाफट से इसका आंसर। कह रहा है कि मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट। हाँ जी, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ इसका आंसर। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बाबा आमटे करेक्ट आंसर होगा, सी, बाबा आमटे। अब हो जाओ करंट अफेयर्स के लिए तैयार। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देता हूं आपको, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फटाफट से, एक के बाद एक क्वेश्चन करंट अफेयर का और स्टैटिक का। स्टैटिक और करंट अफेयर्स। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस बताएंगे फटाफट से। विश्व ओजोन दिवस की बात की जाए 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर? हाँ, आगे देखो, आगे अगला सवाल कह रहा है कि भारत किस देश में एससीओ अभ्यास के 6ठे संस्करण में भाग लेगा? एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके में 6ठे संस्करण में भाग लेगा। भारत किस देश में भाग लेगा? भारत किस देश में भाग लेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ फटाफट से। रशिया, रूस करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? रूस। अगला सवाल देखो,
हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, बताएं फटाफट से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे आप सभी? इसके करेक्ट आंसर की बात करें साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दक्षिण कोरिया करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। करंट अफेयर्स की अहमियत समझ लो, सिलेक्शन हो जाएगा वरना पछताओगे। करंट अफेयर्स नहीं करोगे सिलेक्शन रुक जाते हैं लोगों के। स्टैटिक और करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, साइंस वगैरह से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। क्लियर? अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि बैड बैंक के लिए 30,600 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी की घोषणा किसने की? बैड बैंक के लिए 30,600 करोड़ रुपए की घोषणा किसने की? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने की। किसने की? फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने की। अगला सवाल कह रहा है कि कोडिंग प्लेटफॉर्म है टिंकर। टिंकर क्या है? टिंकर एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है, एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है और इसका अधिग्रहण कर लिया है ऑनलाइन शिक्षा दिग्गज ने। लगभग कितने करोड़ का किया है, कितने मिलियन डॉलर का है? तो ये 200 मिलियन डॉलर का है। 200 मिलियन डॉलर का ये डील है, 200 मिलियन डॉलर की। ये अधिग्रहण किसने किया है? तो ये अधिग्रहण किया है बायजूस ने। ये बायजूस ने किया है। किसने किया है? बायजूस ने इसका अधिग्रहण किया है। ठीक है, हाँ, बायजूस के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। क्लियर है? अगला सवाल देखो, किस देश ने इंडो पैसिफिक के लिए नई सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है? किस देश ने इंडो पैसिफिक के लिए नई सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है? किस देश ने की है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश के द्वारा की गई है? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे यहां पे। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो भी, और आपका यूके भी, यूनाइटेड किंगडम भी, ऑस्ट्रेलिया भी, मतलब इंडो पैसिफिक के लिए नई सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है वो तीनों देशों के द्वारा की गई है। ये आपको याद रखनी है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, उनके साथ में प्राइम मिनिस्टर यूके के रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं। इन्होंने 16 सितंबर को 3 नेशन ने अनाउंस किया था कि ये इंडो पैसिफिक पे बात करेंगे। चाइना जो एक्सपेंशनिज्म है द इंडो पैसिफिक, इस पे यहाँ पे घोषणा की गई है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखो सवाल, सड़क सुरक्षा के लिए एआई पासवर्ड, यहां पे क्या किया गया है? आई रास्ते एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये आई रास्ते प्रोजेक्ट किसने किया है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आई रास्ते, आई रास्ते किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताओ फटाफट। अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अमित शाह, नितिन गडकरी। तो करेक्ट आंसर की बात करेगा आपसे। करेक्ट आंसर अगर आपसे पूछेगा तो करेक्ट आंसर क्या बताएंगे आप सभी? नितिन गडकरी। करेक्ट आंसर क्या बताएंगे इसका? नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नितिन गडकरी, आपको याद रखना है। नितिन गडकरी इंपॉर्टेंट बनेगा, महत्वपूर्ण बनेगा, आपको याद रखना है। कहां पे किया है इनके द्वारा? कहां किया गया है? नागपुर में। आई रास्ते का फुल फॉर्म भी याद कर लेना, इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ये आई रास्ते का फुल फॉर्म है। हालांकि आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी और बैंक के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए यहां से ये वाला इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला देखो सवाल, कह रहा है कि इसका आंसर बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ध्यान से देखो। कह रहा है कि भारत 19 और 20 नवंबर 2021 को किस राज्य में पहली बार बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बताओ इसका आंसर, बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट से।
तो यहां पे करेक्ट आंसर की बात करें, बिहार करेक्ट आंसर होगा। बिहार के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन आपसे बहुत बार पूछा गया है, बताओ कहां किया जाता है? बिहार में। लीची का शहर मुजफ्फरपुर, ज्ञान का शहर गया, ज्ञान की भूमि नालंदा, ज्ञान व नेताओं का शहर पटना। यह आपको याद रखने यहां से। शाही लीची कहां की है? बिहार की। ये सब आपको याद रखने यहां से, ये सब आपके लिए यहां से महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड डीडीसीए ऑम्बड्समैन कम एथिक्स ऑफिसर। मतलब डीडीसीए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है यहां पे? करेक्ट आंसर की बात करें अगर हम यहां पे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंदु मल्होत्रा करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। किसको नियुक्त किया गया है? इंदु मल्होत्रा को, इंदु मल्होत्रा को। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन देखो, एक के बाद एक क्वेश्चन जबरदस्त मिलेगा आपको यहां पे। कह रहा है पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर अगर हम बताएं, इसके आंसर की बात की जाए तो गोपाल मुखर्जी आपको याद रखना है। किसको नियुक्त किया गया है? गोपाल मुखर्जी को किया गया है। किसको? गोपाल मुखर्जी। और पश्चिम बंगाल से आपको याद रखना है सुंदरबन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सुंदरबन नाम, सुंदरबन डेल्टा पूछ ले, सुंदरबन डेल्टा को ही बंगाल डेल्टा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। कहां पर? वेस्ट बंगाल में है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहां पे? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे चलो, अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन